मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। प्रदेश के बालाघाट समेत आसपास के कई जिले दशकों तक लाल आतंक का केंद्र रहे, प्रभावित रहे। अब वहां पर गोलियों की आवाज सुनाई देना लगभग खत्म हो गई है। वजह पुलिस का और नक्सल ऑपरेशन में लगे हॉक फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन है। एमपी नक्सल मुक्त खटिया मोचा दलम, मालजखंड दलम, टांडा दलम, दर्रे कसा दलम में नक्सली सक्रिय थे। साल 2022 से 2022 में 8 नक्सली मारे गए थे। साल 2023 में 4 नक्सली मारे गए थे। साल 2024 में 3 नक्सली मारे जा चुके हैं। 5 साल पहले नक्सल प्रभावित जिलों 20 पुलिस कैंप थे। अब नक्सल प्रभावित जिलों में 43 पुलिस कैंप हैं। एमपी के बालाघाट जिले में 18 पुलिस कैंप हैं। मध्य प्रदेश में महज 75 नक्सली ही सक्रिय हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश तो मुक्त हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ कब मुक्त होगा और मध्य प्रदेश में आखिर वो कौन सी चीजें रही जिसकी वजह से मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हुआ है। याद कीजिए, छत्तीसगढ़ एक समय नक्सलियों के प्रभाव की वजह से नक्सलियों का प्रभाव रहता था और सुकमा से लेकर बस्तर तक, आप देखिए सरगुजा से लेकर बस्तर तक नक्सली थे। लेकिन धीरे धीरे उत्तरी छत्तीसगढ़, सरगुजा से नक्सल मुक्त हुआ छत्तीसगढ़, सरगुजा में नक्सली नहीं रहे और उसके बाद नक्सली बस्तर तक सीमित हो गए। फिर आपको जो वारदातें सुनने को मिली या आपने जिन वारदातों को सुना, वो चाहे टेकलगुड़ा की हो या बाकी जगह की हो, वो बस्तर तक सीमित रहे, दक्षिण छत्तीसगढ़ तक सीमित रहे। और गढ़चिरौली, ओडिशा, फिलहाल जिन 5-6 राज्यों में नक्सल अभी है और नक्सली वहां वारदातों का अंजाम दे रहे हैं, उसमें झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां नक्सली सक्रिय हैं। और हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता केदार सिरोही जी और इसके साथ साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिवम जी, आपको बधाई। केदार जी, आपको भी बधाई कि अपना मध्य प्रदेश कम से कम अब उन राज्यों में आ गया है जहां नक्सलवाद ना के बराबर है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में बालाघाट, मंडला, इसी इलाके तक नक्सली सीमित थे। लेकिन शिवम जी, आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से नक्सली यहां से भाग गए, चले गए? देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जब भी किसी सरकार को नक्सलवाद जैसी जो उग्रवादी घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करना हो। सबसे पहली चीज है नक्सलवाद या फिर इस प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। हमारी सरकार ने कभी भी इन तत्वों को किसी भी प्रकार का कोई समर्थन अथवा उनको कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया, हमेशा उन पर पूरी तरीके से एक कुठाराघात करने का काम किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो वर्ग इनके बरगलाने में आ जाते थे, जिन वर्गों की जो आकांक्षाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हुए उनको ये अपने साथ जोड़ पाने में सफल हो पाते थे। उन वर्गों का कल्याण करना, उनको मुख्य धारा में लेकर के आना, उनके यहाँ राशन पहुंचाना, उनके यहाँ सड़कें बनाना, इस प्रकार की चीजें करना, उनके लिए जनधन योजना के खाते खोलना, उनको पूरी तरीके से उज्ज्वला का लाभ देना, उनके लिए स्वास्थ्य की चिंता करना, यह तमाम चीजें एक महत्वपूर्ण कारक रही कि वह वंचित वर्ग जो कांग्रेस के शासनकाल में स्वयं को उपेक्षित महसूस करता था, जिसको नक्सलवाद जैसी चीजों में कहीं ना कहीं अपना भविष्य नजर आने लगता था, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो उनके लिए सहायताएं होनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती थी। उस कारण से नक्सलवाद जैसी गतिविधियां देश में संचालित हो पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने 2004 से 14 के बीच में जो नक्सली घटनाएं लगभग देश में 20,000 के आसपास रिपोर्ट हुई थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 73% की कमी आई और यह घट करके लगभग 6-7 हजार के आसपास रह गई। यह दिखाता है कि सरकार ने अपना किस प्रकार से पूरा एक कार्य पद्धति को विकसित किया, जिसके कारण सोसाइटी में भी कॉन्फिडेंस आया, नक्सलियों के हौसले भी पूरी तरीके से समाप्त हुए और आज हम देख रहे हैं ये बड़ा अच्छा लगा सर सुन के आपसे शिवम जी, तमाम चीजें आपने कही, लेकिन 2 पॉइंट बहुत अहम कहे आपने। आपने कहा कि एक तो मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद को संरक्षण नहीं दिया। आपने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अब नक्सलवाद नहीं रह गया था। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है सर कि बगल के प्रदेश, अपने ही छोटा प्रदेश, छोटा ही भाई छत्तीसगढ़, वहां 15 साल तक आपकी सरकार रही और इन 15 सालों में नक्सलवाद रहा, तब वहां संरक्षण और स्टेट स्पॉन्सरशिप का क्या वहां पर स्टेटस था सर?
देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल अब इस पे आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार का एक आपसी समन्वय चाहिए। 15 वर्षों तक वहां पर हमारी सरकार थी, अधिकतर वक्त कांग्रेस शासनकाल था केंद्रीय स्तर पर, प्रदेश में हमारी सरकार हुआ करती थी। फिर 2014 से 2018 का एक अंतराल हमें मिला और उस दौरान भी अभूतपूर्व तरीके से नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उस समय हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। लेकिन उसके पश्चात वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई, वह अभियान कहीं ना कहीं डिरेल हुआ। अब लेकिन अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जो अभी हैं, उन्होंने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। देश में अब जो वंचित वर्ग है उसको यह समझ आ गया है कि मोदी जी की सरकार उनके साथ किस स्तर तक खड़ी है, किस प्रकार से उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों को लेकर के सरकार अपने आप में इतना सजग है। और आज इस प्रकार के तत्व जो उनको बरगला करके इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित कर लेते थे, उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। आज आप देखिए पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछ रहा है। आज पूरे देश में मोबाइल कनेक्टिविटी, जो कांग्रेस शासनकाल में लगभग 20% गांव ऐसे थे जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, आज उनकी संख्या घट करके 5 या 6% रह गई है। तो उस स्थिति में आज हम पूरी तरीके से सुनिश्चित कर पाने में सफल हो पाए हैं कि प्रत्येक अंचल के नागरिकों का बराबरी से, जो दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा है जितने अधिकार उसके हैं, उतने ही सुदूर बस्तर में बैठे व्यक्ति के भी हैं। और जब इसके बीच में कोई व्यक्ति इस अंतर को समझने वाला व्यक्ति, अधिकार तो देखिए हैं उतने, लेकिन क्या सुविधाएं बस्तर के व्यक्ति को प्राप्त हैं? मैं इस पर आऊंगा आपके पास। फिलहाल तो चर्चा एमपी तक सीमित रखते हैं। आपने कहा था मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ आपको ले गया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, पूर्व डीजी हैं मध्य प्रदेश के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सर, आपका स्वागत करता हूं। और मेरे सहयोगी अजय भी हैं, लेकिन केदार सिरोही जी वेट कर रहे हैं। केदार जी, आपसे एक सवाल। मध्य प्रदेश में वैसे भी हम देखें तो नक्सलवाद बालाघाट मंडला से ऊपर चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पाया था। वो चाहे भौगोलिक स्थितियां रही हों या मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर रहा हो, तो स्थिति उससे ज्यादा बिगड़ती ऐसा दिखता तो नहीं था। लेकिन हां, अब ये अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त श्रेणी में आ गया है। मैं बधाई दूंगा सभी को कि हम लोग जो नक्सल मुक्त हुए हैं और हमारे लोगों को एक शांति और अमन और चैन के साथ जीने का अवसर मिलेगा। देखिए, कांग्रेस की जो सरकार रही थी वो हमेशा से मध्य प्रदेश में मजबूती से रही थी, इसलिए उस दौर में जब नक्सल पूरे समय फैल रहा था तब हमारे यहाँ नक्सलवाद की जड़ें नहीं जमने दी। ये देखिए, ये सन 67 की बात है। सबको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में जो नक्सल मूवमेंट था वो किस तरीके से खड़ा हुआ। वहां नक्सल मूवमेंट शुरुआती दौर में अपनी भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो असुविधाएं थी उसको लेकर खड़ा हुआ था। बाद में वो मूवमेंट भटक गया और वो भटक के सशक्त हथियार वाला हो गया, जो कि बहुत ही नुकसानदायक रहा। और उन्होंने जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, जो आंदोलन करके सरकार के सामने हमारी बात रखने की, उसको छोड़ के उन्होंने हथियार उठा लिए थे। और उसी का परिणाम था कि ये हथियार का जो समूह था ये बहुत लंबे इलाके में फैला था। पर मध्य प्रदेश की तासीर ऐसी हमें नहीं रही। ये बहुत हमेशा शांति का टापू रहा। यहाँ के लोग लड़ाई झगड़े में कभी विश्वास नहीं रखते। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि उन्होंने बड़ा कंट्रोल कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी तो आज हिंदू मुसलमान में किस तरीके, ये तो शांति चाहते ही कहाँ है। आदिवासी में ये हमेशा लड़ने की कोशिश करते हैं। जो किसान वर्ग है देश का, उसको आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या, उनको भी बेचारों को कह देते हैं। इनकी तो एक वो जो नेता है वो भी किसान आंदोलन पे बहुत गलत बोलती है, फिर माफी मांगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कभी भी इच्छा नहीं रही है कि कभी भी कहीं पर शांति हो। उनका काम एक क्षेत्र में अशांति खड़ी करके और लोगों को उधर से ध्यान रखा के पीछे कारपोरेट को फायदा दिलाने का मॉडल रहा है। देखिए, आज मध्य प्रदेश में ये अच्छी बात है कि हम लोग नक्सल मुक्त हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमारी जो जिम्मेदारियां बनती है उन क्षेत्रों में जो नक्सल के प्रभावित थे और आज वो नक्सल मुक्त हुए, तो वहां हम लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी सबकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, वो पुनः उनकी गिरफ्त में ना आए। स्वास्थ्य सेवाएं हम लोगों को उनको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करानी चाहिए। उनके लिए रोजगार और ट्रेनिंग के सेंटर्स, क्योंकि डीजीपी साहब हैं तो उनको तो बहुत ही ज्यादा आइडिया है इस चीज को लेके कि उनके नौजवानों को हम किस तरीके से अपनी धारा में रखें, उनको उस तरफ वापस डाइवर्ट ना होने दें। ये हमारे साथ रहेगा। इस पे सरकार ने अच्छे से सबके साथ मिलके प्लान करना चाहिए और मजबूती से उनका नहीं, ये आपका सकारात्मक सुझाव है बतौर विपक्ष। ये जिम्मेदारी भी है आपकी और आप उसे निभा भी रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं इसके लिए आपका केदार जी। मैं जरा एक एक्सपर्ट है हमारे साथ, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, आप डीजी रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनसे जरा मैं पूछ लेता हूं, फिर मैं अजय के पास जाऊंगा।
शैलेंद्र सर, मध्य प्रदेश में ये कितना मुश्किल था कि हम जल्द से जल्द नक्सल मुक्त हो जाएं? क्योंकि जहां तक मेरी समझ कहती है बाकी चीजों को लेके, नक्सली मध्य प्रदेश में बालाघाट से ऊपर आ नहीं रहे थे। कुछ जानकारियां इस तरह की भी मिली कि मध्य प्रदेश में केवल उन्होंने हमेशा आश्रय लिया, किन्हीं बड़ी वारदातों को अंजाम नहीं दिया, और नतीजा शायद ये भी रहा कि बहुत ज्यादा फोर्सेस भी उनके खिलाफ अटैकिंग नहीं रही, क्योंकि वो वारदातें छत्तीसगढ़ या गढ़चिरौली से करके फिर यहां चले आते थे। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, और क्या नक्सल मुक्त पहले ही हमें हो जाना चाहिए था, वक्त लग गया? मैं आपको वापस ले चलूंगा अविभाजित मध्य प्रदेश की ओर। जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो राजनांदगांव, बस्तर और ये सब एरिया भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, बालाघाट भी था। मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि बालाघाट में 92 के आसपास, 91-92 में सीतापाला में लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था। 19-20 पुलिस वाले मारे गए थे, बाकी कुछ पब्लिक के लोग भी मारे गए थे। दूसरा ब्लास्ट नारंगी गांव में हुआ था, 92-93 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि बालाघाट नक्सल मुक्त था हमेशा से। ये ज़रूर है, बालाघाट का एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे सूचना संकलन बहुत तेज हो जाता है। मैं उस विभाग का नाम नहीं लूँगा, उन लोगों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन ये कहूँगा बालाघाट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जानकारी, सूचना, आसूचना, आप जो भी कहो, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। बालाघाट का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि गाड़ी में बैठ के बहुत जल्दी, अच्छे रोड्स हैं, इसलिए जल्दी पहुंच जाता है पुलिस फोर्स। ये तो था अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कि 92 के बाद और किस तरीके से मध्य प्रदेश में बालाघाट में नक्सलियों को रोका गया। इसके पश्चात जब मध्य प्रदेश विभाजित हुआ तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के पास नक्सलिज्म के संबंध में जो भारत सरकार से पैसा आया या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स थी, वो पूरा पैसा काफ़ी वहाँ के डेवलपमेंट में लगा, चाहे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उस सब का मध्य प्रदेश को एक फ़ायदा मिला है। मैं एक चीज़ कहूँगा, माननीय गृह मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक अथॉरिटेटिव एक डिक्लेरेशन है, और कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर होता है वो कोई ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग चीज़ होती है। जो एक प्रशासनिक फोरम में, जो एक शासकीय फोरम में, उसमें कोई अगर स्टेटमेंट देता है, डिक्लेरेशन करता है, तो उसके पीछे बहुत सारा होमवर्क होता है। वो विभिन्न एजेंसीज़ की बैठक होती है, उनका आसूचना संकलन होता है, उनका एक इवैल्यूएशन होता है सिचुएशन का, क्योंकि उनको ये भी देखना पड़ता है कि कहीं भविष्य में कुछ हो ना जाए। ये ज़रूर कभी कहा जाता था पहले कि मध्य प्रदेश में और वो नक्सलाइट आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, बॉर्डर का फ़ायदा ज़रूर लेते हैं नक्सलाइट्स कि आते जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट कोई हवा में नहीं आया है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट है, और इसके पीछे बहुत सारी एजेंसीज का होमवर्क होगा। थैंक यू जी। मैं शैलेंद्र सर लौट रहा हूं आपके पास, अजय के पास में जा रहा हूं। अजय, आम आदमी के मन में सवाल यही आता है, एक फिल्म आई थी शायद दामिनी, उसमें तारीख पे तारीख वाला डायलॉग था, कभी साल 2022 फिर साल 2024 तक तो नक्सल मुक्त हो ही जाएंगे। आज एक नई तारीख पता लगी है कि साल 2026 तक हम नक्सल मुक्त हो जाएंगे। इस तरह की खबरें आती है, नक्सलियों को स्क्वीज किया जा रहा है, उनको सिकोड़ दिया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, और वो सिमट रहे हैं इलाके विशेष में, लेकिन हर बार 2 साल की डेडलाइन बढ़ जाती है। तो ये कब तक बढ़ती रहेगी डेडलाइन? कब तक भरोसा करें कि हाँ ये वाली डेडलाइन फाइनल है? देखिए, अक्सर केंद्र सरकार की तरफ से एक बात बिल्कुल साफ की जाती है कि नक्सल ऑपरेशन को पिछले कुछ समय में हमने बहुत तेज किया है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई हैं, उसका नतीजा भी देखने को मिला है। ऐसा नहीं है आसिफ की कार्रवाई नहीं की गई है, घनघोर जंगलों में कई इलाके मुक्त कराए गए हैं। ये जरूर बात है कि डेडलाइन लगातार बढ़ती जा रही है। डेडलाइन बढ़ने के पीछे आमतौर पर आपने देखा होगा, इससे एक इतर बात करूं तो जब राजधानी भोपाल और दूसरे इलाकों में, मध्य प्रदेश के समूचे इलाकों में बात कर लूं और छत्तीसगढ़ के इलाकों में बात कर लूं, तो डेवलपमेंट के मामलों में जब डेडलाइन बढ़ जाती है, जो हाथ में होता है, विकास कार्यों के मुद्दे जब हाथ में होते हैं तो उनकी डेडलाइन बढ़ जाती है। तो फिर तो ये नक्सल समस्या है, एक ऐसी समस्या है जो सालों से चली हुई आ रही है, जिनको सुदूर इलाकों में जाकर एक जवान को बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, उनमें लैंडमाइंस बिछी होती हैं,
उनको पड़ताल करना पड़ता है। टिफिन बम्स आपने देखे होंगे छत्तीसगढ़ से रोजाना इस तरीके के समाचार आते हैं। टचवुड मध्य प्रदेश में स्थिति इस तरीके की नहीं है बिल्कुल। और मध्य प्रदेश को सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर जब नक्सली देखने लगे थे, यही कारण था कि मध्य प्रदेश के मोतीनाला क्षेत्र, बैहर, लांजी और बालाघाट समेत कान्हा टाइगर रिजर्व तक नक्सली जो थे अपनी पैठ जमाने लग गए थे। और यहाँ पर लगातार वो न सिर्फ वसूलियां कर रहे थे यहाँ के लोकल ठेकेदारों से, बल्कि बड़े पैमाने पर धन संग्रहण भी करने लग गए थे मध्य प्रदेश में। उसके बाद से जब जैसे ही इंटेलिजेंस के इनपुट आज से साल भर 2 साल पहले आई कि तेजी से नक्सली पैर पसार रहे हैं, उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई आसिफ। और यही कार्रवाई का नतीजा है कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनामी नक्सलियों को मध्य प्रदेश की सीमाओं पर, खासतौर पर छत्तीसगढ़ सीमा और महाराष्ट्र बॉर्डर, जो एमएनसी बॉर्डर के रूप में पहचानी जाती है, वहां पर ढेर किया गया। और अब कम से कम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुश होने के लिए वजह है कि मध्य प्रदेश इन नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं उनकी सूची से बाहर है। और फिर से आपने देखा होगा तस्वीरें बालाघाट की, वहां के घने जंगल मानसूनी सीजन में फिर से लहलहा रहे हैं, झरने बह रहे हैं। मतलब सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि अच्छे दिन मध्य प्रदेश के कम से कम नक्सल जो सूची है प्रभावित प्रदेशों की, उससे तो बाहर हो गए हैं। देखना ये होगा कि देश कब बाहर होता है, देश से वो इलाके कब बाहर होते हैं जहां पे नक्सलियों ने बहुत ज्यादा अपनी जड़ें मजबूत कर रखी है। खासतौर पे छत्तीसगढ़, हमारा जो पड़ोसी राज्य जो मध्य प्रदेश से ही टूट कर बना है, उस राज्य में सबसे ज्यादा खून खराबा देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सुरक्षित पनाहगाह था, लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर फ्रीडम फोर्सेस को मिली, उसके चलते ये नतीजा निकलने में आया है, निकलकर सामने आया। आने वाले समय में फोर्स को इसी तरीके की और आते फ्रीडम देनी होगी, ताकि इस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं तो रिजल्ट। और हाल ही में की गई 2 कार्रवाइयां तो बहुत ही बड़ी थी। अभी हाल ही में 2 कार्रवाई ऐसी हुई हैं जिसमें इस साल में सबसे ज्यादा नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया, वो खबरें भी आई हैं, यानी कि गोली के बदले गोली। अगर और दूसरा, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोशिश और की, विजय शर्मा डिप्टी सीएम है, वो लगातार ओपन फोरम से, सोशल मीडिया के जरिए से नक्सलियों से वार्तालाप की अपील कर रहे हैं कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं तो स्वागत है। मैं इस पर आता हूं आपके पास, लेकिन जरा पॉलिटिकल इसका एक सवाल मैं शिवम जी जरूर लूंगा। शिवम जी, कल इसी वक्त हमने इसी चैनल पर एक डिबेट की थी। हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल है। जब आप तमाम चीजें कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई, लोगों को सुविधाएं दी, तो इसी मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों को मिला के 1000 से ज्यादा स्कूल सरकारी ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। 6 से 7 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर है। और ये ज्यादातर स्थिति ग्रामीण इलाकों की, दूरस्थ अंचलों की खराब है, जहां नक्सली अपनी पैठ जमाते हैं। तो जब आप सुविधाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों को नक्सलियों से दूर रखने की बात करते हैं, कैडर की बात करते हैं, तो इन मूलभूत चीजों पर भी तो सरकार का जोर होना चाहिए। अगर ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे, फिर वो किस दिशा में जाएंगे, और फिर क्या वहां नक्सलियों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा? इस बारे में सोचा कभी? देखिए आसिफ जी, सरकार की सोच लगातार इन विषयों पर रही है। हमने शिक्षा व्यवस्था का भी किस प्रकार से प्रसार किया है, इसका साक्षी पूरा मध्य प्रदेश है। इसी मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन तक आते आते लगभग 30% आसपास हुआ करता था। आज 6% बच्चे भी विद्यालयों से ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। तो यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने स्कूल में इनरोलमेंट का विषय हो, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई गरीब से गरीब बच्चे को मुफ्त में मध्य प्रदेश की सरकार करवाने का काम करती है। तो यह तमाम चीजें उन छात्रों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जिन छात्रों को पहले शिक्षा के लिए भी हथियार उठाने पड़ते थे। और अभी फिरोज केदार जी ने एक बात कही थी कि यह भटकाव था, जो कि बेसिक कम्युनिटीज न मिलने की वजह से होता है। भटकाव नहीं था, एक ये सुनियोजित षड्यंत्र था जिसको लेफ्ट लिबरल लॉबी, जो पूरे इंटरनेशनल स्तर पर काम करती है, उसने समर्थन दे करके देश के उन गरीब युवाओं को दिग्भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित किया था। और देश में एक पूरा जो चीन में जैसा आंदोलन होता है, चीन में जिस प्रकार से सत्ता को इन्होंने कब्जाया, हमने तो वो पढ़ा ही है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, उस मानसिकता के साथ इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया गया था। दूसरा, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है, मध्य प्रदेश में वैसे भी ऐसी गतिविधियां नहीं चलती थी। अरे आपके ही मंत्रियों के सर को लेकर के गए थे नक्सली, लकीराम कावरे जी का दिग्विजय सिंह की सरकार थी। आपने तो कभी नहीं बोला कि हम नक्सलवाद के ऊपर फाइनल असॉल्ट करने जा रहे हैं, हम नक्सलवाद का समूल नाश करने जा रहे हैं। यह आपकी भाषा शैली ही नहीं थी, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इस प्रकार के तत्वों के साथ सदैव साठगांठ जैसी राजनीति आप लोग करते थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रही है, दंगे हो रहे हैं। 871 दंगे तो आपके शासनकाल में हो रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में न कहीं दंगे की स्थिति है। बोल रहे थे कि खालिस्तान जैसी स्थिति आज बन रही है, खालिस्तान का आंदोलन भी आपने खड़ा किया, आपकी वजह से एक सूबा हमारा कई वर्षों तक देश से कटाव की स्थिति में पहुंच गया था। यह तमाम पाप कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बात को हमेशा मानती है कि राष्ट्र की संप्रभुता को कभी भी राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए, और उसी उद्देश्य के साथ हम लगातार इस नक्सलवाद जैसी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में अब नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हुआ शिवम जी? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इसमें राज्य और केंद्र का समन्वय चाहिए। बीते 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अब तीसरी बार सरकार आई है। 2026 तक देश में नक्सलवाद का समूल नाश होगा। मध्य प्रदेश में हमारी जब सरकार आई थी, आप देखिए किसी अंचल में डकैतों का कब्जा हुआ करता था, ददुआ बलखड़िया जैसे। मैं आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश, अरे शिवम जी रुकिए, बाकी गेस्ट भी हैं, 1 मिनट। केदार जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मैं इस डिबेट को इस पर नहीं डालना चाहता कि किसने किसको संरक्षण दिया, लेकिन केदार जी मध्य प्रदेश मुक्त हुआ, अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो प्रदेश हमारे देशों के तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जो नक्सल समस्या से जूझ रहे हैं, आपके मन में या आप क्या सुझाव देंगे, किन चीजों को लेकर नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की तरह खत्म किया जा सकता है इन बाकी प्रदेशों में? बड़ा गंभीर विषय है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इस तरह की बातें करते हैं तो ये मुझे लगता है छोटी सोच होगी। अभी चिंता आप समझिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया था कि हमारे यहाँ कितने सालों में गृह युद्ध की संभावनाएं बन रही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े सीनियर नेता हैं। सज्जन वर्मा ने क्या बयान दिया था? जो मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं दे रहे हो आप लोगों के ही सहयोग। शिवम जी 1 मिनट सुन लीजिए सर। इस प्रकार की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो दिखाई नहीं देता। जातियों में मैं जरा टीम से कहूंगा थोड़ा शिवम जी का अभी ऑर्डर डाउन रखें, अभी 1 मिनट। पहले केदार जी बोलेंगे, फिर बारी बारी सब बोलेंगे। हाँ केदार जी बोलिए आप। ये थोड़ा सा इनको बता दिया करिए, बीच में अच्छी डिबेट हो ना इस तरीके से। हाँ नहीं, आप कंप्लीट करिए सर, कोई दिक्कत नहीं, आप बात पूरी करिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए आज की तारीख में जिस तरीके से अमीरी गरीबी का गैप बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से किसानों की आमदनी घट रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही, ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या के साथ में हमारी जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट करना चाहिए था, वो हो नहीं रहा है। आज पुलिस की संख्या कितनी कम है पर लाख पे, डॉक्टरों की संख्या कम है, टीचरों की संख्या कम है। ये चीजें हम लोगों को सुधारनी पड़ेगी। वाक्य में हम लोगों, देखो कागज देखी और आंखों देखी में बहुत अंतर है। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और भाजपा के नेताओं के भाषण सुनोगे तो स्कूल में तो अमृत बरस रहा है, फिर तो मतलब आप ये मान लीजिए वहां तो जा रहा है वो डॉक्टर और आईएएस बन के निकल रहा है, पर मेरे साथ आप चलिएगा खाद्यान्न खाने का। केदार जी कल ही मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, पूरी आधा घंटा डिबेट की हमने, इस पर बताया हमने सरकारी स्कूलों की हालत है। सर मैं किसानों के मुद्दों पे हम लोग काम करते रहते हैं। आज जो पेट पालने वाला आदमी है उसकी स्थिति भी खाने के लिए 3 टाइम को भोजन नहीं कर पा रहा। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की विषय है, और ये बहुत बड़े गहरे पॉलिसी के मैटर हैं। इन पॉलिसी के मैटर पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा, पॉलिसी पे बहुत ज्यादा रिव्यू करना पड़ेगा, और जो इस तरह के लोग हैं इन लोगों को 2 तरीके से संवाद, सहयोग, और उसके बाद जो हमारा ये एक्शन है वो जारी रखें ताकि ये दोबारा इस तरह के। केदार जी आ रहा हूं आपके पास। शैलेंद्र सर, फर्ज कीजिए आपको एक ऐसी सलाहकार समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए जो नक्सलियों के खिलाफ नीति का निर्धारण करे, तो 2 या 3 पॉइंटर्स आप क्या रखेंगे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड जैसे राज्यों के लिए नक्सलियों को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद खत्म करने के लिए 2-3 पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं सर? देखिए जो हार्बरर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरा अनुभव है कि इंटीरियर में बहुत ही ऐसे विलेजेस जहां तक लोग पुलिस फोर्स पहुंच नहीं पाता है, कल्वर्ट्स होते हैं और वहां पे पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है, रास्ते में लैंडमाइंस लगाते हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स हैं जो नक्सलवादियों को सपोर्ट देते हैं, उनको राशन पानी, जंगल में अगर आप नक्सली को डाल दीजिए तो कितने दिन रहेगा वहाँ पे, उसको खाना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स चाहिए। वो अरेंजमेंट्स उनको अपने समर्थकों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में, तो ये विचारधारा के समर्थकों से मिलते हैं या दबाव में ले लेते हैं? रामगढ़ में जैसे गब्बर के लोग आते थे।
दोनों नहीं नहीं, देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको बताऊं, किसी भी पॉपुलेशन के 3 सेगमेंट होते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो प्रो गवर्नमेंट होता है, एक छोटा सा, उससे भी छोटा सा सेगमेंट होता है जो प्रो मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है। आप चाहे नक्सली कहिए, चाहे आतंकवादी कहिए, चाहे जिसके, और मेजॉरिटी न्यूट्रल होती है। नक्सली क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इथिक्स नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए वो इन छोटे से समूह की वजह से बड़ों को दबा लेते हैं और उनको फिर सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, उनका उपयोग करते हैं। जो प्रो गवर्नमेंट हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रल रहते हैं और न्यूट्रल के साथ रहते हैं, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। नाउ जो गवर्नमेंट एजेंसी है, पुलिस है या कोई है, इसको इतना स्ट्रांग पॉलिटिकल विल मिल जाए, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया है कि पूरा गवर्नमेंट, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सब एक साथ मिल के हैं, मतलब एक पुलिस की पीठ पे एक हाथ है कि आप कठोर कार्रवाई करिए, भारत सरकार आपके साथ है। ऐसे में सफलता मिलती है, ऐसे में सफलता मिलना चाहिए। जी, मैं सर अपना एक सवाल एक अजय से ले लूं, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। मेरे से करना चाहिए जी, आधा मिनट अगर आप दे दें तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं, अगर आपको परमिट करें। जी बोलिए सर, बोलिए। अरे नहीं सर, आप बोलिए प्लीज सर। तो जो गवर्नमेंट समर्थित लोग हैं, जो गवर्नमेंट समर्थित लोग हैं, इनकी मदद से न्यूट्रल को विन ओवर करके, और जो नक्सली समर्थक हैं अगर उनको क्रश किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो सफलता मिलना चाहिए। बड़ी बेसिक सी बात है कि सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर टूटेगी तो फिर प्रभाव पड़ेगा। अजय, बहुत छोटे में 30 सेकंड में आप जानना चाहूंगा, देखिए जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि नक्सल प्रभावित राज्यों को एक अलग से फंड आता है नक्सली इलाकों में विकास के लिए, वहां नक्सलियों से लड़ने के लिए। तो क्या अगर एमपी उस लिस्ट से बाहर आ गया है तो जाहिर बात है कि वो फंड भी रुकेगा। और अभी 2-3 दिन पहले तो हम बात कर ही चुके हैं कि 75 से ज्यादा योजनाएं ऐसी हैं जो अब चलाने के लिए मध्य प्रदेश में वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो अगर ये फंड भी रुक जाएगा फिर तो दिक्कत और होगी, थोड़ा जेब और हल्की हो जाएगी सरकार की। देखिए बिल्कुल आसिफ, आपने बहुत अहम बात कही है, और ये अहम बात इस लिहाज से क्योंकि अरसे से इसी मामले को लेकर जो है मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी क्लास के अंदर चर्चा रहती है कि मध्य प्रदेश को एक बड़ा और मोटा फंड जो है सिर्फ नक्सलियों के सफाई के लिए मिलता है, जो ऑफ फोर्सेस के जवान है या डिफेंस से रिलेटेड है या उधर उन सुदूर इलाकों में योजनाओं के नाम पर है। यदि ये सफाई की बात अब यदि इस फहरिस्त में देश के गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि आ चुका है मध्य प्रदेश, तो ये निश्चित रूप से इस फंड पर अब ग्रहण लग जाएगा। और इन इलाकों में और दूसरे अन्य इलाकों में सरकार ने अभी तक कई पुलिसकर्मियों को, कई जवानों को, कई अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए। अब डकैत नहीं बचे थे मध्य प्रदेश में, एक दौर था जब डकैतों के मामले में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते थे, वो खत्म हो गया। वो तो ठीक है अजय, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं जरूर कहूंगा पुलिस वाले हमारे हिम्मती हैं, शैलेंद्र सर जैसे, उन्हें जब भी पराक्रम, पुरुषार्थ और अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, वो चाहे नक्सलियों के खिलाफ हो या किसी और मोर्चे पर, जरूर दिखाएंगे। और प्रमोशन, वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो या प्रमोशन हो, वो मिलता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, केदार जी, शिवम जी, शैलेंद्र सर, अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि वक्त थोड़ा कम रहा है चर्चा के लिए, लेकिन जाहिर है कि ये है तो खुशी की बात, और इस पर खुशी जाहिर करनी भी चाहिए कि अब अपना एमपी कम से कम नक्सल मुक्त है। और उम्मीद करते हैं कि 26 तक की जो डेडलाइन अमित शाह देकर गए हैं, देश भी नक्सल मुक्त होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।